हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथ ही स्वागत है आप सभी का इस टेस्ट सीरीज के नए वीडियो में। आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज है ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है साथ ही, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है और यूपीपी से सारे यारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के टेस्ट सीरीज हम लोग डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हैं आज के, ठीक है। पार्ट 1 में इसमें हम डिस्कस करेंगे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो टेस्ट सीरीज के विथ एक्सप्लेनेशन है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट देखिए और हेल्पफुल है आपको दोनों एग्जाम्स के लिए, है ना। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मिट्टी, देखिएगा, कि मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले। तो कहाँ से मिले हैं ऐसे जो मिट्टी के हल के बने हुए जो प्रतिरूप है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, ठीक है। और वहाँ की जो साइटें रहती हैं डिफरेंट तरीके की, अलग अलग साइटों पर क्या क्या चीज़ें मिली, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन अलग क्या बनता है कि कौन सी साइट का खनन किनके द्वारा किया गया था, कब खोजा गया था, ठीक है। ये भी चीज़ पूछा जाता है। अब प्लस एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर पूछा जाता है आपसे कि कौन सी साइट जो है ना, वो किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। फिलहाल क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें बताना है मिट्टी के हल के बारे में। ऑप्शन है हमारे पास हड़प्पा, बनावली, कालीबंगा और सुरतुगुई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनावली, ठीक है। बनावली से देखते हैं कि मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप एक मिलता है, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से हड़प्पा के और बाकी क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें पूछा गया है कि वो हड़प्पा बस्ती, ठीक है, हड़प्पा की वो बस्ती वे पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी, यानी शिल्प उत्पादन में पूरी तरीके से संलग्न होने वाली कौन सी ऐसी बस्ती है? ऑप्शन हमारे पास मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, चनहोदड़ो, लोथल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चनहोदड़ो, ठीक है। चनहोदड़ो जो है एक ऐसा साइट है जो पूरी तरीके से आप देखेंगे शिल्प उत्पादन में ये संलग्न पाया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मैच करना है ऋग्वैदिक देवता दिए हुए हैं और 10 संबंधित कार्य दिया हुआ है, ठीक है। तो एक तब देवता का नाम अगर हम देखें तो उषा है, अदिति है, हरण्यानी है और सरस्वती है, ठीक। तो उषा की अगर हम देखें तो उषा कौन सी देवी हैं? इनको अगर हम देखें तो ये हैं भोर की देवी, यानी ए का दूसरा, ठीक है। अदिति, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? ये जो है ये देवताओं की माँ है, यानी बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, ठीक है। ए का दूसरा, बी का पहला अगर हम देखें, पहले एक बार ऑप्शन में देख लें क्या मिल रहा है हमें, ठीक है। ऑप्शन में देखिए ए का दूसरा, बी का पहला, यानी आपको बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिल जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा सी का चौथा और डी का तीसरा। सी का चौथा मिल जाएगा हरण्यानी यानी वन देवी और सरस्वती यानी नदी की देवी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये मिलान करेक्ट रखें, ये नाम याद रखेंगे जो ऋग्वैदिक काल में जो भी देवता है उनका नाम जो मेंशन रहता है उससे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इन देवताओं का नाम दिया हुआ है, इनका हमें याद रखना है। तो अदिति हमने क्या मिला था अभी? देवताओं की माँ, और उषा भोर की देवी थी। ये चार नाम और उनसे संबंधित कार्य हमें याद रखने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है, ठीक है। तो ये धर्म हमें बताना है जिससे अनेकांतवाद ये किसकी थ्योरी है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या वैष्णववाद। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित है कौन सी थ्योरी? अनेकांतवाद की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछा जा रहा है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि सारनाथ में पाया जाने वाला मौर्यकालीन शीर्ष स्तंभ, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह स्तंभ शीर्ष धर्म चक्र परिवर्तन का एक प्रतीक है, सही है। यह बुद्ध धर्म के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे दोनों ऑप्शन अपनी जगह पे सही है। ये शीर्ष स्तंभ धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है और ये बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक भी है। यानी राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से जो लेटेस्ट पैटर्न है यूपीपी से सारे आ रहे हैं, उस तरीके से ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। इसमें आपको वन लाइनर भी मिलेंगे क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले भी मिलेंगे, कथन कारण वाले भी मिलेंगे और जिस तरीके से मिलान वाले क्वेश्चन, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हर्षवर्धन के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा हुआ है। तो एक तरफ अधिकारी दिया हुआ है और प्रशासन का क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए बालाधिकृत कमांडर, ठीक है, ये एकदम सही अपनी जगह पे। आयुक्तक, ठीक है, आयुक्तक जो सामान्य अधिकारी भी सही है। बृहदेश्वर विदेश मंत्री, ये आपका सही नहीं है। कौतुक हस्ती सेना का प्रमुख, ये आपका सही है। हमसे गलत पूछा, गलत बताना, तो यानी हमारा सी यहाँ पर राइट आंसर। तो बृहदेश्वर है क्या? अगर ये विदेश मंत्री नहीं है तो क्या है? तो ये देखेंगे आप टी अश्व
अश्वसेना का ये प्रमुख है, ठीक है। किसका? अश्वसेना का प्रमुख है बृहदेश्वर। क्लियर है? यहाँ से ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिएगा अच्छे से इस क्वेश्चन को कि क्या इसमें से हमको नहीं पूछा था जो गलत था। गलत इसमें सी बृहदेश्वर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और ये बृहदेश्वर जो है विदेश मंत्री नौ का क्या है, आप देखेंगे कि अश्वसेना का प्रमुख है। अब बाकी तीनों अपनी जगह पर सही है, तो उन तीनों को हमको तैयार करते हुए आगे बढ़ जाना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। यहाँ भी देखिए इस तरीके से यूनानी रोमन लेखक हैं और संबंधित तथ्य हैं। तो एक पहला है टेरियस, मेगास्थनीज, डाइमेकस और टॉलमी। तो मेगास्थनीज को आप सबसे पहले क्या मिला दीजिए, आप किसके साथ हो जाएगा? ये पहले के साथ हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, ठीक है। टॉलमी की अगर बात करें तो यहाँ पे भूगोल नामक पुस्तक, टॉलमी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ऑप्शन इससे अगर हम मिलाना चाहें तो मिल जाएगा हमारा डी का तीसरा और बी का पहला। देखिए किस में दिया हुआ है, डी का तीसरा अगर आप देखें तो इसमें है, और बी का पहला, यानी ऑप्शन बी हमारे लिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लिया, और बचा क्या यहाँ पे, ए का दूसरा बी का पहला, ठीक है। टेसियस जो है ईरान का राजवैद, और बी का पहला सी का चौथा हो जाएगा, सी डाइकमस या सीरियसनेस एंटियोकस का राजदूत था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये मिलान हो जाता है। मिलान वाला क्वेश्चन था, फिर से एक बार मिला देते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान देखिएगा। मेगास्थनीज पहला हो जाएगा, टॉलमी भूगोल, और ये राजवैद और डाइकमस ये यहाँ पे इस तरीके से इसका राइट आंसर मैचिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। अल-बिरूनी के संदर्भ निम्नलिखित तत्व पर विचार कीजिए। वह यूनानी भाषा का जानकार था और प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्य को पूरी तरीके से परिचित था। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं की बात पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है अल-बिरूनी यूनानी भाषा का जानकार तो नहीं था, लेकिन संबंधित जो दार्शनिक कार्य से पूरी तरीके से परिचित है, दूसरी भाषा में पढ़ी किताबों को यहाँ से परिचित था। तो सही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए केवल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की नींव डाली थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खालसा पंथ की नींव जो है किसके द्वारा डाली गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से एक तरह से मैचिंग वाला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। प्रसिद्ध व्यक्ति दिया हुआ है, योगदान दिया हुआ है, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, फ्लेक्चर्ड कनिंघम, और पूछा कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो पहले तो अलेक्जेंडर कनिंघम का देखें, पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक, चौथा हमारे पास सही है। तो 4 ऑप्शन हमारे किसके साथ मिल रहे हैं, 2 काट दीजिए, 1 काट दीजिए, ठीक है। जॉन मार्शल आप देखेंगे तक्षशिला और हड़प्पा खुदाई स्थलों पर, ठीक है। आर.डी. बनर्जी हड़प्पा की खोज, और दयाराम साहनी मोहनजोदाड़ो, यानी देखिए ये दोनों आपस में चेंज कर दिया हुआ है, तो ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1 और 4, केवल 1 और 4। अब बता दें आपको यहाँ पे क्यों किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, समझिएगा। आर.डी. बनर्जी का संबंध मोहनजोदाड़ो से, दयाराम साहनी का हड़प्पा से, तो ये दोनों तो गलती हो, गलत हो गया। जॉन मार्शल तक्षशिला और हड़प्पा से संबंधित है, ये सही है, और अलेक्जेंडर कनिंघम वाला क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो ये पॉइंट दोनों सही है हमारे, बाकी का ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो 1 और 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरों को जोड़ने का श्रेय जाता है। ऑप्शन है कृष्णदेव राय, राम राय, अच्युत राय, देव राय सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए कृष्णदेव राय को, ठीक है। दक्षिण भारतीय के जो मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ा गया, जो मंदिर शैली आप देखते हैं, ठीक है, शरीर से मंडप वगैरह बनता है, उसको आप आर्ट एंड कल्चर में क्लियर तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे जो गोपुरमों का जोड़ने का श्रेय किसको जाता है, ऑप्शन है कृष्णदेव राय को। यहाँ पे हमको राइट आंसर मिल गया, आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलकालीन भारतीय किसानों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। खुदकश वे खेतिहर किसान थे जो दूसरे गाँव के ठेके पर खेती करने आते थे। पाइकस्त किसान थे जो उन्हीं गाँव में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी। पूछ रहा सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों ऑप्शन ही सही नहीं है, एक दूसरे को इंटरचेंज कर दिया है। आप इसको अगर ऐसे समझें तो खुदकश वे किसान थे, ठीक है, खेतिहर किसान जो उन्हीं गांव में रहते थे, यानी खुद के अपने गांव में रहते थे, और पाइकस्त वो थे जो दूसरे गांव में जाकर ठेके पर काम करते थे। पूछा सही नहीं है, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है, 1 और 2, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
फिर से एक बार देखिएगा, खुदकश्त किसान खेतीहर मतलब ये ऐसे किसान हैं जिनकी अपनी खुद की अपने गांव में रहते थे और अपनी उनकी खुद की ज़मीन थी। पाईकश्त वो किसान थे जो दूसरे गांव पे ठेके पे काम करने आते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन इंटरचेंज कर दिया तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं और पूछा कि कौन सा सही नहीं है, दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए कह रहा है क्वेश्चन 30 में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। पुस्तक दिया हुआ फारसी अनुवादक, यानी एक तरह से पुस्तक है और उसके फारसी अनुवाद कैसे कैसे हुआ है उसके बारे में पूछ रहा है। अब देखेंगे सबसे पहले पंचतंत्र है, ठीक है। राजा तरंगिणी, अब्दुर्रहीम खान काबा, पंचतंत्र में हाजी इब्राहिम रशीदी और नल दमयंती फैजी, भागवत पुराण मोहम्मद खान गुजराती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें एक ही बस सही है, नल दमयंती जो है फैजी के द्वारा यहाँ पे ट्रांसलेटेड है, बाकी ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे राइट सही बताना था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शाहजहाँ के समय लड़े गए उत्तराधिकार यानी बैटल ऑफ जो सक्सेसरशिप है उसका कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ दिया है सामूगढ़ का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, ठीक है, देवराय का युद्ध और खजुआ का युद्ध। तो इसमें अगर देखेंगे सबसे पहले जो हुआ था, ठीक है, वो हुआ था बहादुरपुर लगभग 1658 में, ठीक है। कितना? 1658 में। ये चीज़ क्लियर है कि सबसे पहले कौन सा हुआ और एक सबसे लास्ट का आपको बताया इसमें देवराय का युद्ध, ठीक है, देवराय का युद्ध। तो सबसे पहले अगर हम दो को देखें तो हमारे पास ऑप्शन ये भी कट जाएगा बी टी और मिल जाएगा हमको ऑप्शन डी। तो इस तरीके से भी एग्जाम में हम कोशिश करेंगे कि जब भी कोई पहला ऑप्शन मिल जाए उसे देखेंगे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है कि ना, जैसे ऑप्शन एलिमिनेट हो तो उस क्वेश्चन को तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाना है, यानी कि वहाँ समय अपना समय बचा लेना है, क्योंकि समय जब बचेगा तो फिर फर्दर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिससे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, वहाँ पर अपने आप समय को यूज कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 2-1, यानी सबसे पहले जो हुआ था बहादुरपुर, उसके बाद से सामूगढ़ है ना, उसके बाद से खजुआ का युद्ध, उसके बाद देवराय का युद्ध, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपका बनेगा, ठीक है, 2, 1, 4 और 3 का, ठीक है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है 1765 की जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है, 1765 यानी कब हुआ था ये, इसको अगर देखें तो आप 1764, ठीक है, जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद के परिणाम है, ठीक। तो निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है कि उसके बाद की जो रिजल्ट हुए थे उसको देखना है। तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बनारस के जमींदार जो बलवंत सिंह थे उनकी संपत्ति, जिसकी पूरी संपत्ति का पूरा कब्जा दे दिया गया। पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो अपनी जगह पर सही है, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि के बाद जो घटनाएं घटी उसमें आप देखेंगे कंपनी को युद्ध पूर्ति की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपये दिए गए और जो बनारस के जमींदार बलवंत सिंह थे उनकी संपत्ति पर पूरा कब्जा दे दिया गया था। यानी ऑप्शन हमको सही पूछा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आप इतिहास को जब पढ़ते हैं तो आप सीधे सीधे अगर डेट के क्रोनोलॉजी याद रखते हैं, पहले ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछते थे, ठीक है, अभी भी हालांकि पूछे जाते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन की थोड़ी सी जो डेप्थ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो थोड़ी सी बढ़ा के पूछी जा रही है कि अब देखिए उस पर क्या रिजल्ट हुए, कॉज क्या थे, है ना, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस थे उस टाइम पे, क्या परिस्थिति थी, ये सब सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। सिंपल अगर आप पढ़ कर आए होंगे कि 1764 बक्सर का युद्ध, ठीक है, उसके बाद 65 इलाहाबाद की संधि किससे किसके बीच में हुई, लेकिन यहाँ क्या पूछ लिया, स्टेटमेंट बना दिया कि क्या क्या रिजल्ट हुए थे, क्या क्या चीज़ें उस समय हुई थी। तो ये जब तक आप इतिहास को पूरे अच्छे से डिटेल से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके नहीं पढ़ेंगे तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन मिस हो जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें है रॉबर्ट क्लाइव से रिलेटेड है ये, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में ये पूछा गया है, पूछा यार क्या सही नहीं है, ठीक है। तो कहा गया पहला स्टेटमेंट कि जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी, ठीक है। उसके बाद से उसी कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। हाँ इतना तो ये सब तो काम उसको मिला था। ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी। उसे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण 1774 में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो ये जो अभी फांसी वाली बात है ये सही नहीं है, क्योंकि इसने सुसाइड कर लिया था। हुआ क्या था इसके बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि ठीक है वो इंग्लैंड से आया, उसकी उम्र भी ठीक है 18 साल थी, और वो आया था भ्रष्टाचार को ही ख़त्म करने के लिए, जो कंपनी के भीतर भ्रष्टाचार फैले थे उस आरोपों को और चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आया था। लेकिन जब वो ब्रिटिश संसद में गया तो वहाँ पे उसको उसके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसको अपनी सफाई देनी पड़ी थी। उससे आहत होकर उसने क्या किया, खुद आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या। तो उसको यहाँ पे फांसी नहीं दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर पूछा है, गलत कौन सा है, तो गलत यही ऑप्शन डी हमको मिल रहा है कि उसे फांसी न देकर उसने क्या कर लिया था, खुद आत्महत्या कर लिया था। क्लियर है।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो इतिहास में अगर आप देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट बैटल्स है उसमें जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज है उससे रिलेटेड भी आपको चीज़ें अच्छे से तैयार रखनी है, क्योंकि उसका क्या उस प्रॉस्पेक्टिव उस समय में क्या उसका सिग्निफिकेंस रहा था, वो चीज़ें पूछ ली जाती है। जैसे रॉबर्ट क्लाइव हो गए, वॉरेन हेस्टिंग हो गए, लॉर्ड डलहौजी हो गए, इन सब के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कहा गया है, कथन ए दिया है और कारण आर दिया है। कथन कह रहा है कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा राज्य को कई राज्यों में बांट दिया गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इन राज्यों की बागडोर जो है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले से अलग अलग राज्यों के हाथों में थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, आप देखेंगे कि इसके बाद से बांटा तो ठीक, लेकिन अगर कथन कारण देखें तो देखेंगे यहाँ पे हम कि ये भी सही है कथन और कारण भी, लेकिन अगर इसका सेटिस्फेक्शन देखें कि कारण इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो अगर इसको बांट दिया गया तो इसका कारण ये नहीं था कि इन अलग अलग राजवंशों में थी, क्योंकि वो हार के बाद से इसको डिवाइड कर दिया गया था। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा, कथन ए और दो आर दोनों सही है, परंतु देखेंगे आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही है, बस इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है, ये फिर से मिलान करने वाला दे रियासतें दिया हुआ है और विलय की तिथि दिया हुआ है। तो हम देखेंगे एक तरफ सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सतारा से, सतारा, ठीक है, जैतपुर, संबलपुर, है ना, उदयपुर, झांसी, इस तरीके। तो सतारा सबसे पहले 48 में, ए का चौथा अगर आप देखें, ए का चौथा, ठीक है, ए का चौथा देखेंगे तो आपका हो जाएगा सबसे पहले सतारा 48 में, उसके बाद जैतपुर, फिर संबलपुर, यानी 1850 के बाद देखिए। बी का आपका हो जाएगा दूसरा यहाँ पे 52, और उदयपुर का आपका हो जा रहा है सी का दूसरा, ठीक है, और बी का आपका हो जा रहा है तीसरा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखें हमें यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिला है, यहाँ पे ऑप्शन के साथ देखेंगे कि ये सतारा जो आपका है, ये का चौथा, तो ये का चौथा के साथ ही हमको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे सी राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बताया हमने सतारा तो 1848, सतारा के बाद से जैतपुर था एक, फिर उसके बाद से संबलपुर, यानी बी का आप तीसरा देखेंगे, बी का तीसरा मतलब 1850। ठीक है, उसके बाद से फिर उदयपुर, फिर झांसी आपका लास्ट में आता है तो 1854। ठीक है, तो इस तरीके से जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति थी, वहाँ पे किस तरीके से इसको ईयर वाइज जो उसको अपने ब्रिटिश साम्राज्य मिलाया गया था, वो चीज़ आपको याद रखना है। तो उसको आप याद रख सकते हैं सतारा, ठीक है, सतारा के बाद से जैतपुर, फिर संबलपुर, है ना, उदयपुर, ठीक है, उसके बाद से झांसी। ठीक है, इसमें जैतपुर तो हालांकि नहीं दिया हुआ है, तो पहला आपका सतारा 48 में, ठीक, फिर 50 में संबलपुर, है ना, उदयपुर 52 में, और झांसी 1954 में। तो इस तरीके से आप ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आगे फिर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ये नीति किससे संबंधित थी, तो लॉर्ड डलहौजी से। ठीक है, हड़प की नीति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है कि उत्तर भारत में, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर भारत में महलवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात किया गया है, ऑप्शन है 1822, 23, 24, 25। तो इस तरह के जब ऑप्शन आते हैं, सिंपल जब पूछा जाता है फैक्ट तौर पर, तो ऑप्शन से बहुत क्लोज दिए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए जाते हैं, बहुत क्लोज दिए जाते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए होगा 1822। ठीक है, आप देखेंगे कि उत्तर भारत में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का आज वो डेट है 1822 ईस्वी। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या कहा गया है, ये भी दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, 1858 के बारे में बात कर रहा है, भारत शासन अधिनियम, उसके बारे में कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारतीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। दूसरा कह रहा है कि भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया गया। फिर इसमें पूछ रहा है, ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे 20। तो पहला तो ठीक है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया, लेकिन दूसरा जो भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया, ये पूरी तरीके से बात सही नहीं है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और पूछा है हमसे कौन सा इसमें सत्य है। ठीक है, कौन सा सत्य है, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, केवल एक 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूरे भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन नहीं किया गया, कुछ अपने स्वतंत्र रूप से अपने काम कर रहे थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या है, इसको देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको फैक्ट बेस्ड रहेंगे और आपको वो चीज़ आनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे, उसमें कुछ गेसवर्क करना ही काम करेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21,
कि विलियम जोन्स ने किसके साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। अब तब पहले तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में जो जानते हो वो फैक्ट नहीं काम आने वाला। सिर्फ यहाँ ये देखेंगे कि ये पूछ रहा है किसके साथ मिलकर विलियम जोन्स ने इसका गठन किया। तो ऑप्शन हमारे पास देखेंगे हेनरी टॉमस कोलब्रुक, है ना, नेथेनियलियन हॉलहेड और लॉर्ड वार्डन हेस्टिंग, या ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी विलियम जोन्स ने आप देखेंगे हेनरी टॉमस और नेथेनियल हॉलहेड दोनों के साथ मिल के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। क्लियर है। तो ये पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे इस तरीके से। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो जो भी सारे संस्थाएं हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि बंगाल विभाजन से पहले या बंगाल विभाजन के बाद यानी 1905 से पहले या बाद, ठीक है, जो संस्थाएं हैं उसके संस्थापक, ठीक है, कहाँ पे किसके क्षेत्र में एक्टिव रही, ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। ये एक स्टेटमेंट किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन सी महात्मा गांधी। जो स्टेटमेंट था महात्मा गांधी का था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, यानी औपनिवेशिक जो शिक्षा है वो उसको ग्रहण करने के बाद से एक हीनता का भाव कि वो लोग एक एलीट क्लास में, है ना, सुपर और ऐसी डेवलप सभ्यता है, बाकी हीनता का भाव पैदा कर दिया किसके? भारतीयों के मन में। तो ये स्टेटमेंट किसका था? महात्मा गांधी का। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक है इसको प्रकाशित किया? तो ऑप्शन हमारे पास ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, कादम्बिनी गांगुली, सरोजिनी नायडू। राइट आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पे? राइट आंसर अगर आप देखें 23 का तो ऑप्शन ए ताराबाई शिंदे। ठीक है, ताराबाई शिंदे जो है ये स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक को लिखती हैं और इसको प्रकाशित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखेंगे। अब बाकी अदर जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में तो आप यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इसका 23 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से फैक्ट बेस्ड है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक है, मनाने का आह्वान किया गया था। ठीक है, 16 अगस्त, 2 सितंबर, 15 फरवरी, 24 मार्च, सब 1946 की ही डेट है। सिर्फ आपको देखेंगे यहाँ पे ईयर सेम है और आपको सिर्फ डेट में यहाँ पे आपको क्लियर करना है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 अगस्त 1946। ठीक है, इस डेट को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था किसने? मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक है, तो 16 अगस्त ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि श्याम कृष्ण जी वर्मा जो है इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, अमेरिका में, लंदन में, जापान में, रूस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आप देखेंगे कि लंदन में। ठीक है, लंदन में आप देखेंगे इंडिया हाउस की स्थापना होती है, किसके द्वारा होती है? तो श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आप देखेंगे संस्थाएं बनाई जाती हैं, चाहे भारत के अंदर बनाई गई हो, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम काल में या भारत के बाहर, तो इन सब के आय संस्थापक और कहाँ बनाई गई, डेट, इस तरीके का आप एक शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? 1857 की क्रांति की विफलता के पीछे का जो कारण है वो क्या था? वो कारण के बारे में पूछ रहे हैं, विफलता का कारण के बारे में पूछ रहा है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़िए, अखिल भारतीय स्तर पर भागीदारी नहीं थी। ठीक है, ये तो सही है। बड़े जमींदारों ने इस विद्रोह को आंधी की तरह तोड़ने का काम किया, भी सही है। शिक्षित भारतीयों ने इस विद्रोह को पीछे की ओर देखने के रूप में देखा। ठीक है, भारतीय सैनिक हथियारों के संदर्भ पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं थे, भी सही है। बिना किसी समन्वय केंद्रीय नेतृत्व के उचित तरीके से आयोजित नहीं किया गया था। ठीक है, तो अगर आप इस कारण के पीछे जाएंगे, ठीक है, कारण के पीछे जाएंगे तो देखेंगे सभी कारण लगभग सही हैं, क्योंकि जो विद्रोह का विफलता हुआ था, आप देखेंगे सक्सेस नहीं हुआ था, उसके पीछे सभी कारण हैं। ठीक है, कारण में क्योंकि इसके तो अखिल स्तर पर कोई भागीदारी नहीं थी। ठीक है, अलग अलग जगह पर ये चीज़ें संग्राम को, विद्रोह को स्टार्ट किया गया था। बड़े जमींदार इसको तोड़ने में काफ़ी मदद किए थे, वो सपोर्ट नहीं किए थे। ठीक है, तो भी सही है। शिक्षित भारतीयों ने इसे इस विद्रोह को पीछे की ओर देखने के रूप में देखा, यानी इसको बहुत तरीके से एक फॉरवर्ड और स्टेप की तरफ नहीं समझा, इसको समझा कि हाँ ये बैकवर्ड की तरफ ही ले जा रहा है। ठीक है, भारतीय सैनिक के पास पर्याप्त रूप से उतना हथियार भी नहीं थे, ये भी सही है। और बिना किसी समन्वय केंद्रीय नेतृत्व के, ठीक है, उचित तरीके से इसको आयोजित नहीं किया गया था। तो आप ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 सारा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब तक तो आप 1857 की क्रांति से सिंपल क्वेश्चन, कौन कहाँ से नेतृत्व किया, ठीक है, का इसका सिंबल क्या था, है ना, कहाँ पे किस विद्रोह को किसने दबाई, इस तरह क्वेश्चन बनते थे। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन की थोड़ी सी डेप्थ और बढ़ गई है
और आप देखेंगे स्टेटमेंट 4 से 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये स्टेटमेंट किस पे पूछा जा रहा है, उसकी विफलता के, ठीक है, कि क्यों ये सफल नहीं रहा। आगे पूछ सकता है कि क्या क्या कारण थे, 1857 की इम्पैक्ट क्या पड़ा, है ना, तो उस पर स्टेटमेंट दे सकता है। तो इस सब तरीके से आपको चीज़ों को आगे ध्यान में रख के आगे आपको तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, महाजनपद दिया हुआ है, राजधानी दिया हुआ है और कह रहा है कितने जोड़े सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं के बारे में पूछा हुआ है। तो कौशल की श्रावस्ती तो ये सही है और वत्स कुशावती, ठीक है। वत्स का क्या है यहाँ पे आप देखेंगे कि कुशावती, और वज्जी का वैशाली, ये दोनों सही है। वत्स का आप नहीं देखेंगे, कुशावती नहीं होगा। तो 3 तो पहले आपको चाहिए, एक सही है तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 भी सही है और बच गया आपका 3, यानी केवल बी, ठीक है। केवल बी आपका ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, जो राजधानी से मैच है, ठीक है। वत्स का आपका यहाँ पे कुशावती, क्लियर है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलत जो हो रहा है, क्यों हो रहा है आप देखेंगे, कुशावती न हो के यहाँ पे इसका क्या है, कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी। तो हमसे गलत ही पूछा था, तो गलत कौन सा होगा? ऑप्शन 3, और ये यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन बी में दिया हुआ है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि कौन सा तंत्र जो है क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा है, ठीक है। तो संयुक्त कार्यान्वयन, उत्सर्जन, व्यापार, सतत विकास तंत्र, सतत विकास, स्वच्छ विकास तंत्र। तो आप देखेंगे सतत विकास जो है, ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला का पॉइंट 3 जो है SDG का है, किसका? SDG, सतत विकास का है, ठीक। तो आप 3 को तो हटा दीजिए, क्या कीजिए, 3 को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, तो पहला से 3 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, बाकी क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी 1 2 4 जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्यों कह रहे हैं? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहा है, तो संयुक्त उत्सर्जन कार्यान्वयन के बारे में कहा गया, इसमें उत्सर्जन के बारे में बताया गया, स्वच्छ विकास तंत्र के बारे में बताया गया, लेकिन सतत विकास तंत्र जो है ये SDG, ठीक है, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट जो है उसके लक्ष्य हैं। तो 3 आपका यहाँ से कट जाएगा, बचेगा आपका राइट आंसर में ऑप्शन सी, केवल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित उद्देश्य पर विचार कीजिए। कन्वेंशन दिया हुआ है और उसका उद्देश्य दिया हुआ है। तो मिनी माता कन्वेंशन जो है पारा और उससे मानव शरीर उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। पूछा क्या, पहले ये देख लेते हैं, सही सुमेलित हमसे पूछ रहा है, ठीक है, सही सुमेलित में पूछ रहा है, तो आप देखेंगे तो पहला तो सही है, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन देखेंगे, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषणों से सुरक्षा के लिए, ठीक है, अस्थायी कार्बनिक सुरक्षा के लिए, ठीक है। बॉन कन्वेंशन जो है खतरनाक रसायनों पर पूर्व सूचित सहमति नहीं, यहाँ पे गलत दिख रहा है। बॉन कन्वेंशन जो पक्षियों से रिलेटेड था, ठीक है, बॉन कन्वेंशन किससे था? पक्षियों से रिलेटेड था, उनसे रिलेटेड कुछ बातें इसमें बताई गई हैं, जबकि ये रासायनिक के बारे में नहीं है। वियना कन्वेंशन आप देखें ओजोन परत का संरक्षण, सही है। तो 1 2 और 4, 1 2 और 4 अगर ऑप्शन हमने आप देखेंगे, यहाँ देखिए पहले 1 2 और 4, ठीक है, ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। 3 नहीं है, 3 को काट देंगे और चौथा भी अपनी जगह सही है, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 1 2 और 4 बता दिया आपको हमने, तीनों तो 1 2 और 4 सही है, 3 गलत क्यों? बॉन कन्वेंशन में आपको देखेंगे पक्षियों के बारे में बताया गया, न कि रासायनिक उसके बारे में बताया गया है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 30 पर्माकल्चर के बारे में, कि पर्माकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन है कि पर्वतीय तंत्र द्वारा महासागरों में तेल रिसाव के उपचार से, धारणीय कृषि पारिस्थितिकीय तंत्र से, ठीक, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और जेनेटिक रूप से संशोधित प्रजातियों के उपयोग के लिए, पर्माफ्रॉस्ट से ग्रस्त क्षेत्र का समाधान विकसित करने के लिए। तो आप देखेंगे पहला भी नहीं है, ठीक है, दूसरा धारणा के लिए है, और 3 और 4 भी गलत है इसमें। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पे, पर्माकल्चर का संबंध किससे सीधा सीधा देखेंगे, धारणीय सस्टेनेबल कृषि पारिस्थितिकीय तंत्र के विकास से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये दोनों सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है कि पेरिस समझौते के बारे में पूछ रहे हैं। किसमें? पेरिस समझौते के बारे में कथन पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है। तो पेरिस समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य जो है पूर्व औद्योगिक स्तरों पर जो ग्लोबल वार्मिंग हुई थी उसको 2 डिग्री से नीचे लाना, और अधिकतम आप देखेंगे 1.5 डिग्री तक सीमित करना है। तो यानी दो ये भी सही है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पेरिस समझौते के बारे में दोनों बातें एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये दोनों बातें सही लिखी हुई हैं, पूछा हमसे सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस समझौता जो एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री तक हो गया तो उससे नीचे लाना है, और कितना तक लाना है? लगभग 1.5 डिग्री तक इसको करना इसका टारगेट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है कि समुद्री तटों पर विचार कीजिए। बागातोर बीच गोवा, गोल्डन बीच उड़ीसा, कदम बीच लक्षद्वीप और ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश।
कह रहे हैं कि भारत में इनमें से किसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के तहत प्रमाणित किया गया है। ठीक है, तो इसमें ब्लू फ्लैग के तहत अगर आप प्रमाणीकरण की बात करेंगे तो आप ये गोवा वाला बीच को छोड़कर बाकी 3 को क्या किया गया है, प्रमाण मिला हुआ है, यानी 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे मिल जाएगा। ऑप्शन सी 2, 3, 4 गोल्डन बीच उड़ीसा को भी मिल चुका है, कदम बीच लक्षद्वीप को भी मिल चुका है, और ये ऋषिकुंडा जो है आंध्र प्रदेश इसको भी मिल चुका है। और ये बागतीर जो बीच है गोवा का, इसको भी विचार रखा गया है, इसको उसमें रखा गया है बट अभी मिला नहीं है। तो एक को काट दीजिए, बाकी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको काट दीजिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जा रहा है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ये करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं कि जब ये करंट अफेयर में न्यूज में रहती है तो हाल फिलहाल में कितने बीच को इस तरह का प्रमाणन दिया गया है, वहाँ से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि वर्षा जल का अम्लीय वर्षा कब कहा जाएगा, बारिश जो होता है बारिश के पानी को अम्लीय वर्षा कब कहा जाता है, जब इसका पीएच मान कितना हो जाता है। ठीक है, कितना इसका पीएच मान अगर होता है तो फिर आप देखेंगे 7, 6.5 से कम, 6 से कम। राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ठीक है, 5.6 से जब कम हो जाता है तो इसको एसिडिक रेन कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल रेन से एसिडिक रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, जिसमें क्या कहा गया है कि समुद्र के अम्लीकरण के प्रभाव के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्लीकरण क्या है यहाँ पे, परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से आर्कटिक महासागर की अम्लता तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, समुद्र के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के अक्सर स्तर में जो है वृद्धि हो रही है, जिसके कारण फाइटोप्लैंक्टन के आबादी में भारी वृद्धि हो रही है। कौन सा सही है? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अम्लता तो बढ़ रही है, बट यहाँ पे जो इसका समुद्र में CO2 को बढ़ने से फाइटोप्लैंक्टन क्या होंगे, बढ़ते नहीं, यहाँ पे घट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो ये गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से आर्कटिक महासागर की अम्लता तेजी से बढ़ रही है, नो डाउट। लेकिन दूसरा जो कह रहा है समुद्र के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, ठीक है, ये तो वृद्धि हो रही है, यहाँ तक सही है स्टेटमेंट। गलत कहाँ से है कि फाइटोप्लैंक्टन की आबादी में वृद्धि हो रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ठीक है, उसी के रेशियो में आप देखेंगे फाइटोप्लैंक्टन घटने लगेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है कि सही कौन सा है, तो 1 और 2, तो 2 तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा परमाफ्रॉस्ट वाले में। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा हुआ है, कौन सा यहाँ पे गलत है ये पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन NGT एक वैधानिक और अर्धन्यायिक निकाय है। ठीक है, तो ये तो सही है। नागरिक प्रक्रिया संहिता न्यायाधिकरण पर बाध्यकारी है, नहीं, ये बाध्यकारी वाला सिस्टम यहाँ गलत लग रहा है। इसकी अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति, ये भी सही है। यह पर्यावरण संरक्षण और वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों में प्रभावशाली और शीघ्र निपटान के लिए है, तो ये भी सही है। 3 भी सही है। तो गलत कौन सा है पूछ रहा, गलत है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 35 का हो जाएगा आपका बी गलत हो जाएगा। नागरिक प्रक्रिया संहिता ये न्यायाधिकरण पर बाध्यकारी है, ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाध्यकारी ये नहीं है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है 36 में कि DHM 11 मस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये क्या है कि पहला ये हर्बिसाइड टॉलरेंट, ठीक है, सरसों का आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण है, ये सही है। DMH 11 भारतीय सरसों के केस में वरुण और पूर्वी यूरोपीय अर्ली हीरा 2 सरसों बीज के संकट का परिणाम है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, परिणाम में पूछ रहे हमसे कथन कौन सा सही है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ए और सी दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित क्षेत्रों को उनके प्राथमिक उत्पादन के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सीमांत समुद्र, खुला समुद्र और तटीय उथल पुथल वाले क्षेत्र, इसमें सही क्रम पूछा हुआ है। ठीक है, क्रम पूछ रहा सही कौन सा है, तो आप देखेंगे सबसे पहले प्राथमिक उत्पादन के घटते क्रम, यानी सबसे कम हो जाएगा आपका 3rd। ठीक है, तटीय उथला पुथला वाले क्षेत्र। उसके बाद से आप देखेंगे, उसके बाद से आपका हो जाएगा पहला सीमांत समुद्र और उसके बाद से खुला समुद्र। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्रम हो जाएगा। इसका क्रम क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि तटीय कोस्टल वाला हो जाएगा, फिर एक तो कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा, बी वाले में 3, 1, 2, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अरेंज कर दिया हमने 3, 1, 2 के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38। RAD जो DDD+ है, इसके बारे में पूछ रहे हैं, विचार करना है।
REDWUNFFC UNFFC के अंतर्गत परिभाषित एक तंत्र है जो विकासशील देशों को निर्वनीकरण और वन्य निम्नीकरण की कमी के दौरान उत्सर्जन कटौती के लिए पुरस्कृत करता है। ठीक है, और पूछ रहा REDD पहलों में शामिल वन कार्बन भागीदारी सुविधा तथा वन निवेश कार्यक्रम की मेजबानी UNDP द्वारा की जाती है। पूछ रहा कौन सा से सही है, तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है कि यहाँ पे UNDP नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे UNDP नहीं, क्या है UNFFC UNFCCC। ठीक है, UNFCCC के साथ ये साझेदारी किया हुआ है, तो सही पूछ रहा है, केवल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा बाकी स्टेटमेंट इसका सही था, गलत बस मेजबानी के तौर पे यहाँ पे गलत हुआ है UNFCCC। ठीक है, ये हो जाएगा, न कि UNDP होगा। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो सही पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, अस्पर्धा इनमें से किसमें सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा स्पर्धा किसमें होती है, एक ही वातावरण में संबंधित प्रजातियाँ, एक ही वातावरण में 2 या 2 से अधिक निकट संबंधित प्रजातियाँ, या भिन्न वातावरण में 2 से अधिक निकट प्रजातियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है कि एक ही वातावरण हो और 2 या 2 से अधिक निकट संबंधी प्रजातियाँ हों। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, स्पर्धा प्रतिस्पर्धा कंपटीशन अगर आप देखें सबसे ज़्यादा होगा कि वातावरण एक हो और उसी में एक ही जाति के, ठीक है, एक ही जाति के या निकट संबंधी जो हों उसमें ज़्यादा होगा, ना कि ऐसे एक दूसरा पर्यावरण और दूसरा ये देखें। ठीक है, तो इन दोनों में कम कंपटीशन होगा। हालांकि उसके कंपेरेटिवली अगर आप देखें जो एक साथ जो एक ही वातावरण में रह रहा है और एक पास रह रहे हैं, ठीक है, उनमें कंपटीशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गलत सुमेलित है। गलत के बारे में, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, ठीक है, मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये सही है। रियो सम्मेलन 1992, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये भी ठीक है। रियो सम्मेलन +20 जो है आप देखेंगे कि +20 2000 सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये भी ठीक है। रियो सम्मेलन 10 2002 तक सही, मानव और पर्यावरण विकास पर विश्व सम्मेलन, ठीक है, तो ये तो 2002 तक तो सही है, लेकिन मानव और पर्यावरण विकास पर नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, सतत विकास के लिए किया गया साउथ अफ्रीका में, किसके लिए किया गया, ये पर्यावरण के लिए नहीं। समझिएगा गलत कहाँ से, बहुत माइनर यहाँ पे गलती दिया हुआ है, हमें गलत ही बताना है। तो पहला तो सही अपनी जगह पे 72 मानव पर्यावरण के लिए, 92 पर्यावरण विकास पर, और रियो +20 सतत विकास पर। लेकिन रियो 10 2002 में तो हुआ है, लेकिन मानव विकास और उस पर पर्यावरण पर नहीं है। ये किस पर है, सतत विकास के कार्यों पर। किस पे, सतत विकास के कार्यों पर। तो यहाँ पर हमारा ये डी वाला क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गलत ही पूछा है, हमें बताना है गलत कौन सा इसमें, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि भारतीय वन स्थिति 2021 प्रतिवेदन जो है उसके संदर्भ में कदम विचार करना है। भारत में वनावरण में बाग, झाड़, ताड़ और बांस का वृक्षारोपण शामिल नहीं किया जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है। इसमें पूछ रहे कौन सा से सही है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो सारी चीज़ें नहीं दिया हुआ है, इससे गलत हो जा रहा है। ये सारी चीज़ में शामिल किया जाता है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन बी केवल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, फिर से समझिएगा कि भारत में वनावरण में बाग, ताड़ और बांस को वृक्षारोपण में शामिल किया जाता है, यहाँ नहीं दे दिया तो स्टेटमेंट गलत हो गया। क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे भारत में सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में, ये बात बिल्कुल सही है, और ये वाला हमारा पहला गलत हो गया। पूछ रहा है कौन सा से सही है, तो ऑप्शन बी केवल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक प्रदूषकों के उदाहरण है। प्राथमिक प्रदूषक, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, पेरोक्सिल नाइट्रेट, PM 2.5, इसको बताना है इसमें से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। ठीक है, तो आप देखेंगे प्राथमिक प्रदूषक के बारे में अगर बात करेंगे तो PN तो पहले हटा दीजिए, पेरोक्सिल नाइट्रेट 4 तो नहीं है, ये द्वितीयक है, तो 4 पहले काट दीजिए। 4 को भी सब कट करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से आपको 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं है इसमें। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, तो बचा क्या, 1 2 और 5। 1 2 और 5 अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, प्राथमिक प्रदूषक पूछ रहा है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, वोलेटाइल कार्बनिक यौगिक हो जाएगा और PM 2.5 हो जाएगा। बाकी 3 और 4 ये क्या हो जाएंगे, द्वितीयक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे,
ये द्वितीयक पोल्यूटेंट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1, 2 और 5 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? इससे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का हिस्सा नहीं है? ठीक है, हिस्सा नहीं है तो पहला देखिए, 2005 के स्तर से 30 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% कम करना है, ये बिल्कुल सही है। 2030 तक, ठीक है, गैर जीवाश्म ईंधन रहित संसाधनों में 75% संचयी विद्युत ऊर्जा शक्ति स्थापित करना है, यही गलत है। क्यों गलत है? कि आप देखेंगे कि यहाँ पर 75% संचयी विद्युत ऊर्जा पर स्थापित करना लक्ष्य नहीं है, ठीक है, लगभग 50% है। क्या है यहाँ पे जो है, ये 50% है। गलत ही बताना है तो गलत हमको ऑप्शन बी मिल गया। बाकी ये 2 स्टेटमेंट देख लेते हैं जो स्टेटमेंट सही होंगे। 2030 तक वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन तक CO2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना है विकसित देशों से, अगर आप देखेंगे घरेलू और नए अतिरिक्त धन जुटाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सही है। गलत हमारा ऑप्शन बी ही है। इसमें क्या गलत है? टारगेट तो ठीक था लेकिन 75% की जगह हमने टारगेट कितना रखा है? 85% टारगेट रखा है, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या कहा गया है कि 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवतीय रेखा की आधी होती है। ऑफशोर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तेज होती है। ठीक है, तो गति का तेज हो जाती है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन इसमें पूछ रहे कौन सा सत्य है। सत्य अगर जब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 44 तो यहाँ पे दे रहा है कि 9 तो 1 और 9 तो 2। ठीक है, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 44 में कि अपसौर में, ठीक है, अवस्था में पृथ्वी परिभ्रमण गति तेज होती है। ठीक है, तेज तो यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे क्या होता है, ये कम हो जाती है। क्या होता है? कम हो जाती है। और ये 45 डिग्री पे नहीं, इसकी आधी होती है लगभग ये 60 डिग्री पे। ठीक है, कितने पे? 60 पे। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा गलत है। पूछ रहा था सही कौन सा? 9 तो 1, 9 तो 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट पर्वत जो है भ्रमशुद्ध पर्वत ब्लॉक पर्वत है, विंध्याचल अरावली सतपुड़ा पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, पूछ रहा कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं अपनी जगह पे, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और दोनों। पश्चिमी घाट वाला भी ब्लॉक पर्वत है, सही है। विंध्याचल अरावली सतपुड़ा क्या है? अवशिष्ट रेजिडुअल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है। तो ये और दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में कौन सा राज्य तेलंगाना की सीमा को स्पर्श नहीं करता? छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं स्पर्श करता है? तो आप देखेंगे, ठीक है, 14 नंबर 6 तो आपका देखेंगे झारखंड नहीं करता है, छत्तीसगढ़ करेगा, महाराष्ट्र करेगा, कर्नाटक करेगा। तो मैं बात करेंगे तो आप जब देखेंगे यहाँ पे तो इस साइड महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ कर्नाटका, और यहाँ पे आपका पूछ रहा कौन सा? तेलंगाना। तो तेलंगाना इसी के बीच में, आंध्रा के बीच में, ऊपर से छत्तीसगढ़ से टच करता है, और छत्तीसगढ़ से इधर से टिका आपका झारखंड यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, झारखंड क्या करेगा? तेलंगाना से बॉर्डर शेयर नहीं करेगा। आई होप से क्वेश्चन आपको मैपिंग का समझ में आ गया होगा। 47 नंबर क्या रहा है? निम्नलिखित कौन सा महानदी का उद्गम स्थल है? महानदी का पूछ रहा है। माइकल रेंज, महाबलेश्वर, भरमागिरी पर्वत या सिहावा पर्वत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन डी, सिहावा पर्वत। ठीक है, महानदी का उद्गम स्थल क्या है? सिहावा पर्वत है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। भारत में किस साधन का शुद्ध सिंचित क्षेत्र सिंचाई में सर्वाधिक योगदान है? नलकूप, नहर, तालाब या कुआं। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन है नलकूप। नलकूप से लगभग सबसे ज़्यादा शुद्ध सिंचित क्षेत्र भारत में किससे हैं? नलकूप से ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि मिलान करना है। ठीक है, जिब्राल्टर डमरूमंडल स्ट्रेट है, मलक्का है, बेरिंग है और हार्मुज है। इसको मिलान करना है। तो ये आपका जिब्राल्टर जो है आपका कहाँ पड़ेगा? ये आप देखेंगे इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में तो नहीं है ये। 49 का आप देखेंगे, ए का तीसरा अगर देखें जिब्राल्टर का जल डमरूमंडल एशिया और यूरोप के बीच। ठीक है, और बी का पहला मलक्का आपका पड़ेगा कि सर इंडोनेशिया के साइड। बेरिंग जो आपको पड़ेगा एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच। ठीक है, सी का चौथा है ना, और डी का दूसरा। हार्मुज कहाँ पड़ेगा? फ्रांस की खाड़ी वगैरह में। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सा जल डमरूमंडल कहाँ कहाँ पर है। तो जिब्राल्टर जो है आपका कहाँ मिल रहा है? आके अफ्रीका और यूरोप के। ठीक है, मलक्का जो है आपका इंडोनेशिया वाले में। बेरिंग जो है बेरिंग वहाँ पे नहीं, हाँ हार्मुज वाला आपको मिल जाएगा फारस वाले में।
और आपका बेरिंग हो जाएगा एशिया और अमेरिका के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट जल जमरोमंडल है और कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ए का चौथा, बी का तीसरा, है ना, सी का दूसरा और डी का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा भारत का मानक समय मध्याह्न से रेखा मिलती है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। यानी आप देखेंगे कर्क रेखा, अगर भारत की कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा और भारत का जो टाइमलाइन है, ठीक है, वो कहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये जो मिलने वाला पॉइंट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में। कहाँ पे? कोरिया जिला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे ये दोनों लाइन कहाँ करती हैं, यहाँ पे ये इंसिडेंट करती है। तो जबकि मैप में यहाँ नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तो क्या हो गया, 50 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज के लिए महामाराथन वीडियो है जिसमें टॉप 300 MCQ हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ करंट अफेयर के पिछले 6 महीने के महत्वपूर्ण मैराथन क्वेश्चन, इसमें 500+ क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो आप जाकर इन वीडियोज़ को देखिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।